अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 27वीं एपिसोड है। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करें। हाँ, पता है तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी भी इंशाल्लाह ऐसी ही आएगी। अम्मा जी ने बसीर अली ख़ान को तसल्ली दी। अमीन डोगर के यहाँ आपका रिश्ता तो डाल रहे हैं, उनकी सब लड़कियां ही अच्छी हैं। तज़नीन ने भी हिस्सा लिया। वलीमे में आएंगी, चुपके से देख लेना, कभी बाद में अम्मा जी से शिकायत करो। रईसा बेगम ने बहुत मोहब्बत से भाई को देखा, जो ख़ुद को मौजू बनता देखकर कदरे खज्जल से हो रहे थे। तैमूर, फ़ोटो खिंचवा कर ही उठोगे, हमारी भी बारी लगने दो। बसीर अली ख़ान ने फ़ौरन बात बदलने की कोशिश की। दुल्हन थक गई होगी, आराम करने दो, अम्मा जी ने कहा। मुंह दिखाई तो होने दे अम्मा जी, सब दुल्हन देखने के शौक़ में खड़े हैं। दुल्हा की अम्मा, तेरे डोरों के सदके। बाहर से डोमिनिया की आवाज़ें आ रही थी। अरे इन्हें चुप कराओ, सुबह से हल्लक फाड़ रही हैं, अकेली दुल्हा की अम्मा ही बारातन है। नामुराद कौन से डोरे देख लिए इन्होंने मेरी आंखों में, अम्मा जी सादगी से झुल्ला कर बोली थी। बेसाख्ता कह कहे गूंजे थे। मुंह दिखाई का सिलसिला शुरू हो गया था। यावर अली ख़ान उठ खड़े हुए थे। आप कहाँ चले भाई, मुंह दिखाई हो रही है, तज़ीन ने टोका। पता है, मगर शायद फ़िलहाल यहाँ मेरा तो कोई रोल नहीं। वो मुस्कुरा कर गोया हुए। सही कह रहे हैं, उनका रोल बाद में शुरू होता है, आलमताब ने छेड़ा। वो मुस्कुराहट दबाते बाहर चले गए। यावर अली ख़ान बाथरूम में थे। नाज़नीन अपने बाल सुखा रही थी। माँ दरवाजे पर दस्तक हुई। नाज़नीन एकदम संभल कर बैठ गए और दुपट्टा उठाकर सर पर फैला लिया और दरवाजे की सिम देखने लगी। दस्तक दोबारा हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उठकर दरवाज़ा खोले या वहीं से आने वाले को इजाज़त दे दे। कुछ सोच कर वो बेड से नीचे उतर आई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही तैमूर अली ख़ान खड़े शरारत से मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे यहाँ की पहली सुबह आपको मुबारक हो। नाज़नीन एकदम अचानक एक ससुराली नौजवान को सामने पाकर नर्वस सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बस सलाम ही कर पाई। वो तो हम आपको कर चुके हैं, आप बड़ी भाभी हैं हमारी, आप हमारे सलाम का जवाब दीजिए, वो तिनक कर कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वो दांत तले होठ दाबकर बहुत आहिस्तगी से बोली। अंदर आने को नहीं कहेंगी, हम तो रात से इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे कब बात हो। वो क्या कहते हैं, मैं तेरा हुस्न बयां तक देखूं। भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पहले ही दिन आपसे दरवाज़ा खुलवाया, अभी पूछते हैं हम। नाज़नीन उनकी बर्जस्तगी और बेतकल्लुफ़ी पर कदरे घबरा कर एक तरफ हो गई। तैमूर अली ख़ान अंदर दाखिल हो गए। भाई कहाँ चले गए, वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगे। नाज़नीन ने हाथ के इशारे से बताया कि बाथरूम में है। मुस्लिम में खासी लेट हो गए, इस वक्त तो उनका नाश्ता भी हज़म हो जाता है। ओह, आपके यहाँ तो अभी चाय भी नहीं आई। अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत होगी तो इस वक्त आपका कितना दिल चाह रहा होगा, है ना। तैमूर अली ख़ान ने आगे बढ़कर बेल रिंग की। नाज़नीन नज़रें झुकाकर बेड के एक कोने पर टिक गई थी। कुछ तो बोलिए, सलाम के जवाब से कुछ सही पता नहीं लगा। वो शरीर हो रहे थे। किस चीज़ का, बिलाखिर वो आहिस्तगी से बोल पड़ी। अभी बताएंगे आपको किस चीज़ का। अच्छा पहले ये बताइए, आप अर्ली मॉर्निंग उठने की आदी हैं। नाज़नीन ने इस्बात में जवाब दिया। फिर क्या करती हैं। नमाज़ पढ़ती हूँ। उसकी आवाज़ से उसके वजूद की नफासत टपक रही थी। फिर नाज़नीन ने मुस्कुराकर तैमूर अली ख़ान की सिम देखा। क्या इस तरह का इंटरव्यू सब लेंगे हमारा। हाँ, तैमूर अली ख़ान का कहका बेहद जानदार था। अब बनी है बात, माशाअल्लाह अच्छा बोलेंगी। नाज़नीन जीभ कर रह गई। उसी दम मामा अंदर दाखिल हुई। तैमूर अली ख़ान को वहाँ पहले से मौजूद पाकर जैसे उन्हें खुशगवार हैरत हुई। हद हो गई मामा, VVIPs अभी तक चाय से महरूम है। ये हमारी क्वालिफाइड भाभी साहिबा जो स्टूडेंट लाइफ गुजारते गुजारते एकदम हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गई हैं। इन्हें सुबह की चाय कितनी अच्छी लगती होगी। आपको तो पता है स्टूडेंट चाय कॉफ़ी के कितने आदी हो जाते हैं। मामा, ससुराल में भाभी के साथ पहली ज़्यादती। तैमूर अली ख़ान कुशन सर के नीचे रखकर इत्मीनान से सोफ़े पर दराज हो गए। ख़ान, बड़ी बेगम ने कहा है जब तक यावर अली ख़ान खुद न बुलाएं कमरे में कोई न जाए, इसलिए, मामा ने वजाहत की। ओह अच्छा, अब चाय ले आएँ, सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। तो मदाखिलत भेजा, मगर मजबूरी है, हम तो यहाँ बहुत थोड़े दिनों के मेहमान हैं। आप हमारी आव भगत कीजिए बतौर मेज़बान, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो भी या नहीं। वो बड़ी संजीदा सूरत बनाकर कह रहे थे। क्या मतलब। नाज़नीन एकदम चौंक पड़ी।
भाई हम मुकम्मल आदाब ग़ुलामी सीख रहे हैं, यानी इंग्लैंड में ज़ेर तालीम है, मगर मुझे तालीम का असर ख़ास नज़र नहीं आ रहा। यावर अली ख़ान ब्राउन बाथ गाउन में सफ़ेद टॉवल से सर रगड़ते हुए बाथरूम से बाहर आ गए थे। हमारी रिपुटेशन ख़राब मत कीजिए भाई, हम इल मैनर्ड और डी बिहेव बहरहाल हरगिज़ नहीं हैं। तैमूर अली ख़ान ने भाई को बहुत मोहब्बत और चाह से देखा। भाई हम तो तालीम से मुतालिक बात कर रहे हैं, लगता है तुम उधर कुछ ख़ास कोर्सेज़ करा रहे होगे। अच्छा कोचिंग टैलेंट है तुम में। यावर अली ख़ान का लहजा मायनी खेज़ और शरारत आमेज़ था। ये देखिए होनहार लोगों की ये कदर है यहाँ, किस कदर शक व शोभा। तैमूर अली ख़ान ने शिकायती अंदाज में नाज़नीन को मुखातिब किया, जो उन दोनों के नोक झोंक से महसूस हो रही थी। भाई आपको चाय का कहकर बाथरूम में बंद होना चाहिए था, बेचारी कब से चाय का इंतज़ार कर रही हैं। वाकई? यावर अली ख़ान ने ताज्जुब से नाज़नीन को देखा, उसकी नज़रें हया से झुक कर रह गईं। आप दोनों भाई क्या इसी तरह मेरी दुर्गत बनाया करेंगे? खुद एतमादी तो उसमें बहुत थी, बस माहौल की वजह से आवाज़ और अल्फाज मोहतात थे। हम तो खैर चले जाएंगे, फिर ये अकेले ही बनाया करेंगे। तैमूर अली ख़ान ने बड़े मासूमाना और संजीदा अंदाज में जवाब दिया। यावर अली ख़ान का कहका बेसाख्ता था। नाज़नीन ने अपनी मेहंदी से रचे हाथ चेहरे पर रख लिए थे। छोड़िए भाई, भाभी को तंग मत कीजिए, गुडविल डैमेज हो रही है। तैमूर अली ख़ान ने बहुत दिलचस्पी से नाज़नीन की उस दिलनशी अदा को देखा था। उसी दम मामा चाय की कश्ती के हमरा अंदर दाखिल हुई। इधर लाइए मामा, आज भाई भाभी की खिदमत का आगाज़ हम करेंगे। तैमूर अली ख़ान ने तपाई खींचकर अपने सामने की और मामा को कश्ती रखने का इशारा किया। बहुत ही अहम तब्दीली है, हिलकर पानी न लेने वाले चाय बना रहे हैं। यावर अली ख़ान ने बालों में ब्रश चलाते हुए आईने में तैमूर अली ख़ान से कलाम किया। सारे घर में रोशनी है, खुशबू है, तब्दीली से हैरत क्या? तैमूर अली ख़ान ने गोया छेड़खानी की। ये हमारे हिस्से के डायलॉग है, मगर ये बहुत अच्छे हैं, अपनी वाजिबुल एहतराम भाभी के लिए भी बोले जा सकते हैं। तैमूर अली ख़ान ने चाय की तैयारी के दौरान वजाहती जवाब दिया। नाज़नीन, जो तैमूर अली ख़ान के बेधड़क अंदाज़ गुफ्तगू से बड़ी जुज़बुज़ हो रही थी, तैमूर अली ख़ान के सादा और बेरिया अंदाज़ पर दिल में शर्मिंदा सी हो गई। तैमूर अली ख़ान ने चाय पहले नाज़नीन को पेश की। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। है उर्दू? हम रात से खुश होकर बुरा हाल किए बैठे हैं कि अपने घर में कॉन्वेंट इंग्लिश बोलने वाला कोई हुआ। आपकी अंग्रेज़ी सुनने के शौक़ में बोले चले जा रहे हैं, और आप हैं कि भाभी बेगम वाला शुक्रिया। भाभी बेगम तो बकौल उनके अपने सिर्फ कुरान पढ़ी हैं, हालांकि ये पढ़ाई भी अच्छी खासी है। हम तो उन्हें कहते हैं कि आप थैंक्स के ज़माने में शुक्रन जज़ीला कहा करें, क्योंकि कुरान अरबी में उतरा है। या अल्लाह, नाज़रीन को बेसाख्ता हंसी आ गई। यावर अली ख़ान भी मुस्कुरा रहे थे। ठीक कह रहे ना, हम इंसान के आम तर्ज़ गुफ्तगू से पता चलता है ना कि उसका एजुकेशन सर्कल किस तरह का है। हमने आपका शुक्रिया वहीं रख दिया, साइड टेबल पर, करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ। हमें मतलूबा थैंक्स कहिए। नाज़रीन का दिल चाह रहा था कि कहका लगा कर हंसे, मगर यहाँ वो एक रात की दुल्हन थी, खुद पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ा था। यार मत सताओ अपनी नई नवेली भाभी को। यावर अली ख़ान भाई के करीब सोफ़े पर आकर बैठ गए और चाय का कप उठा लिया। सही जा रहे हैं आप। तैमूर अली ख़ान ने फिर छेड़ा। अच्छा ये बताइए, आपने भाभी की अंग्रेज़ी सुन ली? देसी अंदाज़ में तो नहीं बोलती? हमें तो देसी स्टाइल में अंग्रेज़ी बोलने से बेहतर इशारों में बात करना लगता है। बाज आ जाओ यार। यावर अली ख़ान ने एक भरपूर निगाह नाज़नीन पर डाली, जो सादा से चेहरे पर कामदानी से मर्ज़ा आँचल लटकाए कदरे सर झुकाकर बैठी हुई थी। तेज़ फिरोज़ी लिबास में उसकी छब और थी। सारा जेवर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था, सिर्फ कामदार लिबासी गोया पूरा सजा गया था। उसी दम दरवाज़े पर खलबली सी महसूस हुई, फिर मतवातर दस्तक हुई। जी कौन? आ जाएं। यावर अली ख़ान ने इजाज़त दी। ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस ख़वातीन की टोली अंदर दाखिल हुई। अरे तैमूर, तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हो इधर? तज़नीन ने झट अपनी हैरत पर काबू पाकर डपट कर पूछा। खिदमत कर रहे हैं भाभी की। आप लोगों के बंद बेडरूम से तो लग रहा था कि हवेली वापसी के वक्त ही खुलेंगे, बस एकदम ही अपनी भाभी का ख्याल आ गया। अल्लाह की शान, हमेशा एक जुराब हाथ में लेकर दूसरे की ढूंढ मचाने वाला किस कदर ज़िम्मेदार हुए हैं। मगर नहायत मायूस को निकला है कि नाज भाभी की जो 2 शादी के काबिल बहनें उनकी मंगनियाँ हो चुकी हैं। बसीर अली ख़ान से छोटी बहन रोशन आरा ने बड़ी दिलसोजी से कहा। ला हौल वला कुव्वत,
हमारी तो मामलात ज़ीरो हैं भाभी के फैमिली से मुतालिक। हमारे लिए तो तीनों बहनों की इत्तला भी नहीं है और मंगनियों की भी। वो तमाम चौकस ख़वातीन को खुद पर हमलावार पाकर खड़े हो गए थे। भाई आप लोग इसे कुछ न कहें, वाकई इसने हमें ऐन तलब के वक्त बहुत अच्छी चाय बनाकर पिलाई है। यावर अली ख़ान ने ख़वातीन को अगले हमले से बाज रखने की कोशिश की। ज़रा जगह दो, मैं हैरत से गिर न जाऊँ। तज़नीन धप से बेड पर बैठ गई। हाय अल्लाह, इसने तो बहुत तंग किया होगा। रईसा बेगम ने प्यार से नाज़नीन की डोरी ऊंची करके बोसा दिया। हम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बना कर आए थे, मगर क्या करें, भाई बाथरूम से जल्दी आ गए। तैमूर अली ख़ान बाहर निकलते निकलते शरारत से मुखातिब हुए। वो सब हंस पड़ी। यावर अली ख़ान भी कप रख कर आहिस्तगी से बाहर निकल गए। बहनों से तो नहीं, अलबत्ता भाभीयों से उन्हें भी सख्त खतरा था। हाय, अभी तक जेवर भी नहीं पहना। तज़नीन ज़रा जेवर उठाना, दुल्हन के घर वाले भी आते ही होंगे। आलमताब नाज़नीन के मुकाबिल बैठ गई। हाँ, पहले चूड़ियाँ पहनाए, मैं भाभी के बाल सुलझाती हूँ। तज़नीन नाज़नीन की पुश्त की तरफ चली गई। भाई क्या ज़ेवरात में इजाफ़ा नहीं हुआ? अमीना भाभी ज़ेवरात टटोलने लगी। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा हुआ है। रोशन आरा शौक़ी से बोली। ख़वातीन के मतरन्नम कह कहे बहुत भरपूर थे। नाज़नीन के चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। भाई हम ज़्यादा देर सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तज़नीन ने नाज़नी के सर से दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और उसके घने दराज बाल उंगलियों से सुलझाने लगी। भाई हमें यावर ख़ान जैसे छुपे रस्तम का कारनामा देखने की बड़ी जल्दी है। आलमताब नाज़नीन की कलाइयों में कंगन और चूड़ियाँ डालने लगी। भाभी प्लीज़। तज़नीन ने आगे की तरफ झुककर नाज़नीन का चेहरा छुआ। नाज़नीन ने साइड टेबल के दराज की तरफ इशारा किया, यानी खुद देख लो। अमीना भाभी ने बेताबी से दराज खींची और एक ब्लू मखमली डिब्बा बाहर निकाला और बड़े इजलत भरे अंदाज में खोला। तकरीबन सभी डिब्बे पर झुक गई। सुर्ख याकूती, इंतहाई नफीस, नाजुक, बहुत मुख्तसर सी ऊंचाई वाला ताज उन सब के सामने था। ओह ज़बरदस्त। इशारों की ज़बान में कहा है कि हवेली के वो वाली मलका तो जब बनेंगी तब बनेंगी, दिल की मलका अलबत्ता बना लिया है। सायरा भाभी ने दूर की कोड़ी लाने में सबकत हासिल की। वैसे कहा भी होगा। तज़नीन ने शरारत से टुकड़ा लगाया। नाज़नीन का चेहरा गुलगो हो गया। चेहरा तुम्हारी बात की तस्दीक कर रहा है। रोशन आरा ने भी हिस्सा बटाया। नाज़नीन ने बेसाख्ता दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। ख़वातीन के मतरन्नम किलकिलाहट से माहौल यूँ महसूस हो रहा था जैसे दुनिया में गम नहीं होते, इस सैयारे में खुशी का सूरज रोशनी बांटता है। उसी शाम हवेली वापसी हो गई। अम्मा जी का दिल कराची में वैसे भी नहीं लगता था। उन्हें अपनी हवेली की मसरूफियात बहुत अजीज़ थी। कहती थी कराची में तो मेरे हाथ पैर बंद हो जाते हैं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता, और हवेली में काम ख़त्म नहीं होते। उन्हीं की तरफ से जल्दी वापसी का तकाजा था, जबकि वलीमा तो 4 रोज़ के बाद यानी इतवार को था कि बाबा साहब के बाअसर दोस्त अहबाब बशमूल ब्यूरोक्रेट्स की छुट्टी का दिन होता था। जैतून बानो तज़नीन का बख्शा हुआ गहरा जामुनी सफ़ेद सलमे का काम से सजा हुआ सूट पहने इस्तकबालियाँ अमले में नहायत मुमताज़ नज़र आ रही थी। दुल्हन देखने के इश्तियाक ने उसके चेहरे पर अजीब सी तमतमाहट पैदा कर रखी थी। जैतून बानो, इधर पीछे से आकर दुल्हन भाभी का गरारा संभालो। तज़नीन ने मुस्तैद सी जैतून बानो को हिज़्बे दिल खाजा एजाज़ बख्शा। वो बरामदे की सीढ़ियाँ एक जस्त में भलांगी। तैमूर अली ख़ान बर्क रफ्तारी से अपना बैग उठाए सबसे पहले अंदर दाखिल होने की कोशिश में आगे बढ़े थे। जैतून बानो की नज़र दरमियानी अशिया को देख ही कब रही थी। उसकी नज़र तो बराह रास्त दुल्हन पर थी। इस बुरी तरह तैमूर अली ख़ान के फौलादी वजूद से टकराई और धड़ाम से गिरी कि एक लम्हे को तो सभी मबहूत से रह गए। ओहो, चोट तो नहीं लगी? देख कर चला करो। अच्छा चलो शाबाश, उठो। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें उभरी। नॉनसेंस, दम बखुद से तैमूर अली ख़ान ने बस इतना ही कहा। छोड़ो, जाने दो, तुम गिरे तो नहीं? गिरी तो ये बेचारी है। अमीना भाभी ने तैमूर अली ख़ान का मूड बहाल करने की कोशिश की। गिर भी सकता था, वैसे भागने दौड़ने की कोई लॉजिक तो नहीं इधर। उन्होंने बदहवास से जैतून बानो के चेहरे पर खुश्क अंदाज में नज़रें दौड़ाई। ये उम्र बग़ैर लॉजिक की है ना तैमूर ख़ान? तज़नीन ने शोखी से ध्यान दिलाया। वो सर झटक कर आगे बढ़ गए। वो भी घिसियाई हुई दुल्हन के पीछे आ खड़ी हुई। दुल्हन को हॉल में पहुंचाकर वो मामा के साथ किचन में मसरूफ़ हो गई। सबसे पहले तो सबको चाय पिलाने का मरहला था। मामा, अब आप आ गई हैं ना, तैमूर ख़ान के काम आप ही करना।
मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। अभी अगर सब ना होते तो वो मुझे थप्पड़ ज़रूर मारते। उसने कप धोकर ट्रॉली में लगाना शुरू किया। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। कभी कभी तो तकरीबन सभी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये तो सबको खुश रखते हैं। बाबा साहब के सामने भी नहीं चूकते। बाहिर पढ़ते हैं, इतने दिन हो गए। हवेली की तो सारी आदतें ख़त्म हो गई हैं उनमें से। अपने बहुत से काम खुद ही कर लेते हैं। वहाँ कराची में मुझे अंदाज़ा हुआ था। मामा ने तसल्ली दी। फिर भी मामा, वो किसी वजाहत से मतमईन नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लिया करूँगी। वैसे आज तो तू पूरी लग रही है। मामा ने उसे मोहब्बत से देखा। छोड़ो मामा, आप भी क्या बात करती हो। नानी के सामने कोई मेरी तारीफ़ करता है तो पता है नानी क्या कहती हैं? वो हंसी। क्या कहती हैं? मामा के अंदाज में दिलचस्पी थी। कहती हैं जंगल में मोर नाच रहा है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मामा भी मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हारे भाग जगाए, वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्होंने शफ़क़त से देखकर दुआइया कहा। चंद ही दिनों में वो उन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। उसकी वजह से उन्हें भी आराम के मायने मालूम होने लगे थे। उसी दम रूपा देवी अंदर दाखिल हुई। जैतून बानो, तैमूर खाना बुला सा तुस्सानू। जैतून बानो के तो हलक में गुट्ठल फंस गई। मैं जाती हूँ, चाय देख लेना। वो बाहर चली गई। जैतून बानो के दम में दम आया। उसके हाथ तेज़ी से चलने लगे। चंद मिनटों बाद मामा वापस आ गई। उसने आते ही जैतून बानो को उलझी हुई नज़रों से देखा। जैतून बानो, खान तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? वो घबरा कर पलटी। क्यों? पता नहीं, बस मुझे तो यही हुक्म दिया है कि जैतून बानो को भेजो। उसने जल्दी से हाथ पहुँचे। बुरी तरह घबरा रही थी। उसी हालत में बाहर निकल गई। उसने हाथ में पड़ी आर्टिफिशियल अंगूठी से दस्तक दी। यस। अंदर से खान की नॉर्मल आवाज़ आई। उसने दुपट्टा दुरुस्त किया और अंदर दाखिल हो गई। जी खान। वो जैतून बानो, बात यह है कि तुम क्रीज़ बहुत अच्छी बनाती हो। ये पैंट इस्त्री कर दो, हमें ज़रा बाहर जाना है। खान ने बेड पर पड़ी पैंट की तरफ इशारा किया। जी अच्छा। वो खान के नरम अंदाज पर संभल गई और आगे बढ़कर पैंट उठा ली। चोट तो नहीं लगी थी तुम्हें? उसके आगे बढ़ते कदम खान की आवाज़ पर थम गए। उसने हैरत से मुड़कर पीछे देखा। खान इजी चेयर पर झूलते हुए बगौर देख रहा था। उसने मज़ीद आंखें फाड़ कर देखा। आया ये खान ही है ना? नहीं। उसने नज़रें झुका कर कहा। तुम गिर गई थी ना, इसलिए पूछ रहे थे। लहजा तो आम ही था। नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, बस वो ज़रा सा घुटने में दर्द हुआ है। चलो अच्छा हुआ, मगर तुम्हारा सर हमारे सीने से बहुत ज़ोर से टकराया था। खासी तकलीफ़ हो रही है। लहजे में अजीब सी गंभीरता थी। उसने बदहवास होकर खान की सिम देखा, मगर वो तो बहुत पुरसुकून और नॉर्मल था। वो जी, आप बाम लगा लें, उसने सादगी से कहा। वो जी, वो मरहम होता है ना, बड़ी तेज़ सी खुशबू होती है उसमें। उसने अपनी दानिश में समझाने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब है विक्स? नहीं, खैर अब ऐसा भी नहीं है कि मेहनत की जाए। अच्छा खैर तुम जाओ, आते हुए चाय ज़रूर लेती आना। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। हमें डर है अगर हम यहाँ ज़्यादा दिन रह गए तो हमारी आदतें न बिगड़ जाएं। किस कदर बदला हुआ था खान। उसे वहशत सी होने लगी। वो तेज़ी से बाहर निकल आई थी। वलीमे की दावत बड़े आला पैमाने पर थी। कराची समेत दूसरे शहरों से भी मेहमान आए हुए थे। रंग और नूर की एक बरसात थी। नाज़नीन के भी सब घर वाले आए थे। अम्मा जी और बाबा साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नाज़नीन भी अपने मैके वालों की मौजूदगी की वजह से खासी बेतकल्लुफ़ व आज़ाद सी महसूस कर रही थी खुद को। तज़नीन और सायरा भाभी ने उसे पूर सजा दिया था। दुल्हन तो वैसे भी सबकी तवज्जो का मरकज़ होती है। नाज़नीन तो फिर नाज़नीन थी, जिसकी आमद से कबल ही उसके इस कदर चर्चे थे कि हवेली में दाखिल होने वाली फ़र्द की पहली ख्वाहिश दुल्हन को देखने की होती। तैमूर अली ख़ान ने आज तैयारी में बहुत एहतमाम किया था। ऑफ वाइट शेरवानी और तंग पजामे में मलबूस, पाँव में सलीम शाही के शहज़ादे किसी आन बान थे। जैतून बानो दुल्हन के गहनों गजरों की बास्केट लिए बेडरूम की तरफ जा रही थी। तैमूर अली ख़ान जीना उतर कर नीचे आ रहे थे। वो उनकी छप देखकर ठटक कर रह गई। मसरूफ़ियत की वजह से अभी तक उसे खुद तैयार होने का मौका नहीं मिला था। खाली वाइल के कढ़े हुए कुर्ता शलवार में पसीने पसीने हो रही थी। बेसाख्ता ठटक कर रुक गई। पहचान रही हो क्या? आया ये ख़ान ही है या कोई और? तैमूर अली ख़ान की हिस्सात बला की शार्प थी। उन्होंने उसका ठटकना नोट कर लिया था। एक मबहम सी मुस्कुराहट उनके लबों पर ठहर गई, जैसे वो खुद को सराह रहे हों। क्या हुआ? वो ऐन राह में थी, उन्हें टोकना पड़ा। वो खुद पर संजीदगी तारी करना पड़ी। कुछ नहीं वो ख़ान, मेरी चप्पल है ना ढीली हो गई है।
उसने बौखलाकर बेतुका जवाब पेश किया। तैमूर अली खान ने उस मुगलिया नकूश वाली कमसिन कनीज़ को अपनी गहरी और पहुंची हुई निगाहों से बगौर जांचा और अपनी रिस्ट वॉच को कलाई पर सेट करते हुए और ये कहते हुए आगे बढ़ गए, अपनी सब चीज़ें फिट रखा करो, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है। वो दम साधे खड़ी रह गई, कुछ समझी और कुछ नहीं। अरे तुझे क्या सांप सूंघ गया है, क्या बुत बनी खड़ी है? उसे अकब से खाला सोलाने की आवाज़ आई। फिर तो जैसे उसमें बिजली दौड़ गई, फ़ौरन फूट ली कि हालत छेड़ेंगी तो राग पूरा करके ही दम लेंगी। जाने क्यों शिद्दत से जी चाहा कि वो जी भरकर खुद को संवारे। सारे कामों से फारिग हो चुकी थी। नहा धोकर धुले हुए सब्ज़े के रंग का झिलमिल करता कुर्ता शलवार, पूरे 2.5 गज़ का गोटे किरण से सजा दुपट्टा जो अम्मा जी ने बतौर ख़ास वलीमा के लिए बनवा कर दिया था, कुंदन की झुमकियाँ, मेले के दर्जनों चूड़ियाँ, बालों में मोतिये के गजरे। आज से पहले वो कभी इतना नहीं संवरी थी। पाँव में सुनहरी अंगूठे वाली चप्पल डालकर जब वो नीचे आई तो तज़नीन समेत कई ख़वातीन राहदारी में खड़ी कह कहे बरसा रही थी। उन्हें एकदम सामने पाकर उसे अपनी आराइश बहुत महसूस होने लगी। हिजाब सा तारी हो गया, उसकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ गई। आहा, अरे क्या अनारकली बनी हुई हो आज, वाह जैतून बानो, तज़नीन ने बेसाख्ता सराहा था। खुदा के लिए बाही न जाना, कोई आपे से बाहिर हो गया तो कहीं अपनी नूर जहाँ न बना ले। साहिरा भाभी को अनजाने खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। जी, वो एकदम दिल शिकस्ता सी हो गई कि बेकार गई सारी मेहनत जब उसे महफिल में घूमने फिरने की इजाज़त ही नहीं। जी, फिर क्या ऊपर ही रहूं? उसने अफसुर्दा से लहजे में सवाल किया। अहमक, मजाक भी नहीं समझती, खुशी का दिन है, नाचो गाओ घूमो फिरो। अगर जल्दी फारिग हो गए तो तुम्हारा गाना भी ज़रूर सुनेंगे। मामा बता रही थी तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, इस सज धज में गाओगी तो गाना सुनने का मज़ा ही कुछ और होगा। बड़ा बेढब नाम है तुम्हारा, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम्हारा नाम तो मुतरबा होना चाहिए। आज से हम तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे। क्या ख्याल है भाभी, कैसा नाम है? तज़नीन ने सायरा को मुखातिब किया। अरे इतना सर न चढ़ाओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अमीना के असाब हर किस्म की सूरत हाल में कंट्रोल ही रहते थे। अरे नहीं भाभी, ये तो बड़ी बेवकूफ़ और सादा सी लड़की है। चलो अब तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुम्हें कितना खूबसूरत नाम दिया है, मुतरबा, मोहब्बत के गीत छेड़ने वाली। तज़नीन बहुत फराग दिल थी। वो टुकर टुकर उनकी शक्ल देखने लगी। वो बहुत सरखुशी के आलम में बाहर बाग में आई थी। जो निगाह भी उसकी जानिब उठती थी पुरसताइश और सवालिया थी। कौन है? खनीज़। वाकई हवेलियों में भी इतनी हसीन खनीज़ें होने लगी। अजीब तरह की चहमगोयत थी। वो यहाँ से वहाँ तितली की मानिंद उड़ी उड़ी फिरने लगी। उसका लिबास वहाँ मौजूद ख़वातीन के मलबूसात जितना कीमती नहीं था, मगर रूप बड़ा अनमोल था। वो कई बार गेट की सिमत भी गई। उसे शायद खुद भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद किसी की आँख से कर्ज वसूल करना था। इतने लोगों ने इरादा बेरादा उसे सराहा था, मगर उसे मज़ा नहीं आया था। कोई और भी इधर रोशनी बना घूम रहा था। उसकी रोशनी मान के बगैर उसे चैन कब आना था। घंटा भर इधर उधर टहलने के बावजूद उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई थी। वो तक हार कर एक जगह बैठ गई। खाना शुरू हो चुका था। गैर मामूली हलचल मची हुई थी। खानों की खुशबुओं भी उसे मतवज्जा करने में नाकाम थीं। खाना ख़त्म भी हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस होने लगे। सुनहरी फर्शी गरारे में मलबूस नाज़नीन भी स्टेज से उतरकर अंदर पहुंचा दी गई। तूने खा लिया जैतून बानो? गहरे नीले कपड़ों में मलबूस, किरण फूल पहने हुए, होठ पान से सुर्ख किए हुए खाला 16 आने उसके सर पर खड़ी ताज्जुब से उसे देख रही थी। खा लूँगी खाला, अभी भूख नहीं है, वो बेदिली से बोली। कब खाएगी? क्या सवेरे? आधी रात हो चली है, चल उठ, छोटी बीवी जान बुला रही हैं, वो बोली। कौन? तज़नीन बीबी। वो चौंकी। हाँ हाँ, उधर हॉल में है सब, जल्दी से चली जा। 2 बार बोल चुकी है मुझे क्या खबर थी कि तू यहाँ बैठी है, ढूंढती फिर रही थी इधर से उधर। चल शाबाश। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। वो उठ खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हॉल में आ गई। वहाँ का तो मंजर ही और था। दुल्हन सोफ़े पर बैठी हुई थी, कुछ ख़वातीन कुर्सियों पर और कुछ नीचे विराजमान थी। कहे कहे और हंसी की आवाज़ों से हॉल गूंज रहा था। वह तज़नीन के बाईं तरफ आ खड़ी हुई। जी बीबी जान। तज़नीन, जो अपनी किसी बात में महू थी, एकदम चौंकी। लो भाई, मुतरबा आ गई। मुतरबा, ये सब तुम्हारा गीत सुनने के लिए बेताब बैठी हैं।
بھائی جب ماما نے بتایا کہ بڑی سریلی اور پختہ آواز ہے، لگتا ہے کوئی بڑی ہنرمند گلوکارہ گا رہی ہے، ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس گیتوں سے محفل ضرور سجائیں گے۔ مجھے گانا نہیں آتا بی بی جان، ماما تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں گی۔ وہ اتنے ہجوم کی نظریں خود پر پڑتی دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اچھا اب گلوکاروں والے نخرے نہ کرو، چلو جلدی سے سناؤ، شاباش۔ تزنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، حلق میں جیسے کچھ اٹک رہا تھا۔ بات نہیں کریں گے ہم تم سے؟ تزنین خفا ہونے لگی۔ اس نے چند منٹ تھوک نگلنے میں لگا دیے، پھر بالآخر اس نے گیت شروع کر دیا۔ آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا، آئے گا آنے والا، دیپک بغیر جیسے پروانے جل رہے ہیں، کوئی نہیں چلاتا اور تیر چل رہے ہیں، تڑپے گا کوئی کب تک، بے آس بے سہارے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں دل کے میرے اشارے، آئے گا آئے گا۔ محفل پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ کیا غضب کی آواز تھی، بلا کا سوز اور رچاؤ تھا، پختگی کا یہ عالم، گویا روزانہ ریاض کرتی ہو، سانس پر مکمل کنٹرول، جیسے ندیہ کا پانی رواں ہو اور کوئی معمولی سی رکاوٹ بھی سامنے نہ ہو۔ اس کے خاموش ہوتے ہی جیسے سب سوتے سے جاگ پڑے۔ واہ ماما، بڑی زبردست شے دریافت کی ہے۔ روشن آرا نے پلٹ کر دروازے کے ساتھ بیٹھی ماما کو داد دی۔ بی بی جان اسے کہے وہ سنائے، تنہائی سنایا کرتی ہے کچھ بیتے دنوں کا افسانہ۔ ہاں ہاں سناؤ، ہم نے نہیں سنا کبھی یہ گیت ہے یا غزل؟ سائرہ نے اشتیاق و اصرار کا فوری مظاہرہ کیا۔ گیت ہے، میں نے کچن میں سنا تھا، مجھے بتا رہی تھی کہ کسی کے ہاں گراموفون پر سنا تھا، ساہیوال میں، ماما نے جواب دیا۔ جلدی سے سناؤ محترمہ، دیکھو دلہن بھابھی کتنے شوق سے سن رہی ہیں، یقیناً تمہیں انعام بھی دیں گی۔ تزنین شریر انداز میں گویا ہوئی۔ ناظرین نے جھینپ کر نظریں جھکا لی۔ دیکھے بھائی سب موجود ہیں، غور سے سن لیں، ہم نے اس کا نام بدل دیا ہے، آج سے سب اسے مطربہ پکاریں گے، حویلی میں بھی کسی انوکھے نام کی پکار ہونا چاہیے۔ واہ تزنین، کیا پیارا نام ہے، اپنے آنے والی نسل کے لیے ہی سنبھال رکھتی، عالمتاب نے برجستہ کہا۔ تزنین نے جیسے سنا ہی نہیں، بس ایک سایہ سا چہرے پر لہرا کر رہ گیا۔ ہاں تو شروع کرو نا، کیوں اتنی منتیں کرا رہی ہو؟ سائرہ بھابھی قدرے خفگی سے کہا۔ مہمان خواتین کی طرف سے بھی اصرار ہوا۔ تنہائی سنایا کرتی ہے کچھ بیتے دنوں کا افسانہ، نظروں کا کسی سے ٹکرانا، ایک دم سے وہ دل کا رک جانا، وہ میرا کسی کی چاہت میں جینے کو مصیبت کر لینا، سمجھائے کوئی تو گھبرانا، بہلائے کوئی تو رو دینا۔ بی بی جان، بی بی جان، روپا دیوی گھبرائی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ سب چونک پڑی۔ تیمور خانہ نو صاف ڈنگ سا تے اوویں ہو سا تو سچ چھتی چلو۔ ہائے اللہ، ارے مختلف قسم کی آوازیں ابھری، سبھی کچھ بھول گیا، وہ سب گرتی پڑتی بھاگی تھی۔ روپا دیوی ان کے آگے آگے دوڑ رہی تھی، وہ بڑے بھائی کی بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی وہ سب دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ بڑے بھائی اور یاور علی خان تیمور کو اٹھائے ہوئے گاڑی کی سمت بڑھتے نظر آئے۔ تزنین تو جیسے چکرا کر گرنے لگی۔ دیکھو ماما، اماں جی کو پتہ نہ چلے، اور دیکھو تم دلہن کو ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ عالمتاب نے مضبوط اعصابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ تزنین، روشن آرا، رئیسہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی مہمانوں کی چہل پہل موجود تھی، باغ بھی کمکموں سے روشن تھا، مگر اب چہارسو ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ گاڑی باہر جا چکی تھی۔ تزنین، خود کو سنبھالو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تزنین کی غیر حالت دیکھ کر عالمتاب نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دیا۔ زیتون بانو کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ برآمدے کی سیڑھی پر دم بخود کھڑی تھی، بمشکل سب واپس اندر آئیں اور ٹیلی فون کے قریب بیٹھ گئی۔ انسانوں سے گھر بھرا پڑا تھا، مگر ایک ہولناک سا سناٹا چہارسو پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین اپنے کمرے میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے میکے والے اپنے رشتہ داروں کے ہاں پشاور روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں کی دقیانوسی ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک خوف اس کے وجود میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ خدا نخواستہ تیمور علی خان کو کچھ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے منحوس ہونے کا ٹھپا اس پر لگ جائے گا، اور یہ داغ دھوئے نہ دھلے گا۔ اس نے فوراً سے پیشتر لباس تبدیل کیا، زیورات اتارے، نیل پالش صاف کی اور وضو کر کے نفل پڑھنے مصروف ہو گئی۔ اماں جی تو 10 بجے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی کہ وہ بہت تھک گئی تھی، دوسرے عشاء کی نماز بھی پڑھنا تھی۔ زیتون بانو بے قرار سے انداز میں پورچ میں ٹہلتی رہی، یوں کہ کوئی معجزہ ہو، اور تیمور علی خان اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو اور وہ اپنے تھکے ہوئے وجود کو بستر پر ڈال کر پرسکون ہو کر سو جائے۔
کافی دیر ٹہلنے کے بعد وہ اندر چلی آئی۔ بجائے ہال میں جانے کے وہ نازنین کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازے پر دستک دی تو نازنین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جلدی جلدی دعا پوری کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اجازت دینے کے بجائے گرتی پڑتی دروازے تک آئی اور کانپتے ہاتھ سے دروازہ وا کیا۔ اوہ! زیتون بانو کو سامنے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ عجیب سہما ہوا انداز تھا۔ پتہ نہیں چھوٹی بیگم، ابھی تو کچھ خبر نہیں ہے، اس نے گمسم سے انداز میں کہا۔ اندر آ جاؤ زیتون بانو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اکیلے میں۔ وہ بستر کی طرف پلٹتے ہوئے روحان سی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی آئی اور کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں سانپ کہاں سے آ گیا، کیا اس سے پہلے بھی سانپ نکلے ہیں یہاں؟ نازنین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے یہاں آئے۔ اتنا بڑا باغ ہے، خوشبودار پھول پودے ہیں، سانپ تو ہو سکتے ہیں۔ سنا ہے رات کی رانی جہاں ہوتی ہے وہاں سانپ آ جاتے ہیں۔ باغ میں تو رات کی رانی بکھری پڑی ہے، پوری حویلی مہکی ہوئی ہوتی ہے رات کو، زیتون بانو نے جواب دیا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ نازنین نے اس کے حسین اور اداس حسن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بہت دور، ایک گاؤں سے آئی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں بھی بڑے سانپ نکلتے ہیں، کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے رات کو عام طور پر بڑے لوگوں کو ڈستے ہیں، مگر وہ لوگ انتظام رکھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا سیانہ حکیم ہے، سب حکیم چلمن والا بولتے ہیں۔ اس کو جی بڑا ہنر ہے، کوئی دوا لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کھلا کر الٹی کراتا ہے، ذرا سی دیر میں آدمی بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ میرے ہوش میں تو جی آج تک وہاں سانپ کے ڈسنے سے کوئی نہیں مرا، بس زیادہ ہوتا ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ دعا کرو تیمور صحیح سلامت واپس آئے، ورنہ میں تو گئی تھی کام سے، نازنین نے بے قرار سے لہجے میں کہا۔ زیتون بانو نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہلکا انگوری ہلکے کام کا سوٹ پہنے اور پیشانی تک دوپٹہ لپیٹے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ کیوں جی؟ سانپ نے تیمور خان کو ڈسا ہے، خدا نخواستہ یاور علی خان کو تو نہیں؟ دماغ میں بنیادی محبت پیدا ہوئی۔ نازنین نے اس کی حیرت آمیز سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ وہ ساتھ گئے ہیں تیمور کے؟ اس نے زیتون بانو کو استغراق میں مداخلت کی۔ جی؟ تمہارے بڑے خان کو پتہ چل گیا؟ پتہ نہیں۔ تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں؟ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد نازنین نے پوچھا۔ نہیں۔ گاؤں میں ہیں؟ نہیں۔ پھر؟ نازنین نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ کسی خبر کے آنے تک جو اندر کی وحشت تھی اسے بھی تو بہلائے رکھنا تھا، اس لیے وہ اس سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ مجھے میری نانی نے پالا ہے چھوٹی بیگم، اس نے بڑی سبھاؤ سے جواب دیا۔ ماں مر چکی تمہاری؟ نازنین نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھ لیں، بڑا عجیب انداز تھا۔ ہے؟ نازنین نے بغور اسے دیکھا۔ یا تو بندہ زندہ ہوتا ہے یا پھر مرا ہوا، سمجھ لیں کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کسی کے لیے جیتے جی مر جاتے ہیں چھوٹی بیگم، اس نے خاصی تلخی سے لہجہ آلودہ کر کے جواب دیا۔ اور باپ؟ اسے بھی مرا ہوا سمجھ لیں؟ وہ زہر خند سے گویا ہوئی۔ نازنین کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اچھا چلو چھوڑو، جاؤ باہر دیکھ کر آؤ، کوئی فون وون آیا؟ اسے پھر وسوسوں نے آ گھیرا۔ زیتون بانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ اپنا کرم کرے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ نازنین بستر سے اتر کر دریچے میں آ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے پورچ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ باغ میں لگے ہوئے رنگ برنگے کمکمے بھی جیسے دھندلا رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک دعا بنی ہوئی تھی، جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی آج کے واقعے سے مشروط ٹھہری تھی۔ خوشی سے نہال زندگی گزارتے گزارتے یہ عجیب و غریب موڑ آیا تھا۔ ذہن ان مقامات پر اڑان بھر رہا تھا اور ان گوشوں کو بے نقاب کر رہا تھا جو شاید وہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچتی۔ اسے نئی آگاہی ہوئی کہ ہر تبدیلی اپنے اندر معلومات و احساسات کے ہزارہا پہلو لیے آتی ہے، ورنہ شاید عمر بھر اسے پتہ نہ چل پاتا کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی بھی مشروط ہوا کرتی ہے اور لوگوں کی رائے پر زندگی کا انحصار بھی ہوا کرتا ہے۔ اتنا بے اختیار انسان، اس کے اعصاب شل ہونے لگے۔ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جانی کتنی دیر بیٹھی رہی، عجیب بے خبری تھی۔ اسی دم یاور علی خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ نازنین چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہیں تیمور؟ اس نے یاور علی خان کا چہرہ گہری نظروں سے دیکھا۔ الحمدللہ، ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ زہر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، مگر معاوضہ ہوا، اب ٹھیک ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ایک دم بڑا تیز ٹمپریچر ہو گیا ہے، وہ فکر مندی سے بولے۔
ناظرین کو احساس ہوا جیسے اس کے اعصاب کسی شکنجے میں کسے ہوئے تھے، ایک دم آزاد ہو گئے۔ ہلکا پھلکا ہونے کا احساس اسے پوری طاقت سے ہوا۔ بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یاور علی خان شیروانی کے بٹن کھول رہے تھے، ایک دم رک گئے اور تیزی سے ناظرین کے قریب آئے۔ کیا ہوا جان؟ ناظرین نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ناز، کیا بات ہے زندگی؟ وہ بے حد فکر مند ہو گئے۔ کچھ نہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک میں بہت ٹینس تھی۔ خدا نخواستہ تیمور کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں آپ کی حویلی کے کتے سے بدتر ہوتی، وہ خود پر قابو پا کر کہہ رہی تھی۔ ہائے، مگر وہ کیوں؟ یاور علی خان حیرت سے دم بخود رہے۔ آپ کے ہاں تو سب مجھے منحوس کہنے لگتے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ او مائی گاڈ، بھروسہ کرنے میں اگرچہ دن تو لگتے ہیں مگر آغاز تو ہو جانا چاہیے۔ ایسے لگتے ہیں ہم آپ کو ہماری ارینج میرج ہے مگر ہمیں تو پہلی شب سے لو میرج لگ رہی ہے۔ وہ شرارت سے اس کی ٹھوری انگلیوں سے اٹھا کر اشک صاف کرنے لگے۔ آپ کی بات نہیں کر رہی، ماحول کے حساب سے ایک سوچ آئی تھی۔ وہ جھینپ کر دھیرے دھیرے مسکرائی۔ بس جب ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں تو آپ کو دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعلق میں اعتبار نہ ہو تو پھر خوشی کیا؟ وہ جیسے اس کی دلکش مسکراہٹ پر نثار ہو گئے۔ شکریہ۔ اس نے اعتبار دلانے والے کے سینے پر سر رکھ کر گہرے سکون کا احساس کر کے کچھ دیر پہلے کی اذیت کا مداوع کرنے کی کوشش کی۔ بخار کیا تھا، چتے بھن رہے تھے۔ تزنین نے سب کو سونے کے لیے بھیج دیا تھا اور خود تیمور کی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ زیتون بانو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی بدل رہی تھی۔ ہائے اللہ، جرابیں ابھی تک چڑھی ہوئی ہیں، ذرا اتارنا۔ تزنین کی نظر ماں تیمور علی خان کے پاؤں پر پڑی تھی۔ زیتون بانو سرحد سے آگے بڑھی اور جرابیں کھینچنے لگی۔ گلابی گلابی پیروں کو اس نے نرمی سے چھوا، پھر ایک دم گھبرا کر تزنین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرام کریں بی بی جان، پٹیاں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے تھکی تھکی سی تزنین کو مخاطب کیا۔ بس اب آرام ہی کرنا ہے۔ شکر ہے اللہ نے میرے بھائی کے حال پر رحم کیا، ہم سب پر رحم کیا۔ انہوں نے جھک کر تیمور علی خان کی پیشانی سے بال سمیٹے اور بوسہ دیا۔ آپ آرام کریں آپا، اب پہلے سے بہتر ہیں ہم۔ یوں بھی سارا دن مصروفیت رہی ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بہن سے مخاطب ہوا۔ چاند میرے، میں بالکل تھکی نہیں ہوں، تم فکر نہ کرو، انہوں نے تیمور علی خان کا چہرہ محبت سے چھو کر کہا۔ پھر بھی رات بہت ہو گئی ہے۔ اماں جی ٹھیک تو ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی انہیں ماں کا دھیان آیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، انہیں بتایا نہیں۔ وہ تو ویسے ہی دل کی مریضہ ہیں، انہیں تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تزنین نے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا۔ تیمور علی خان نے آنکھیں موند لیں۔ بی بی جان اٹھیے، آرام کیجیے، میں خان کے پاس ہوں۔ جب تک خان نہیں کہیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، آپ اطمینان رکھیے۔ اس نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، بہت کام کرتی ہے، بڑی محنتی ہے۔ اماں جی کہہ رہی تھی یہ تو میرے ہاتھ پاؤں بنتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے میں نے اس کا نام زیتون بانو سے بدل کر متربہ رکھ دیا ہے، سب کو بہت پسند آیا۔ تزنین بھائی سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ بہت خوب، آپ اپنی صلاحیت منوا ہی لیتی ہیں آپا۔ اس کا نام بدلنے کا تو ہم بھی سوچتے تھے، بڑا لمبا نام لگتا تھا اس کا۔ وہ کون سی بانو؟ انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ زیتون بانو۔ تزنین نے مسکرا کر ان کی پیشانی سے پٹی ہٹا کر دوسری رکھی۔ جائیے آپ آرام کیجیے، ہم پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، ذرا تمہارا ٹیمپریچر نوٹ کر لیں۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے تھرمامیٹر اٹھا کر جھٹکا اور تیمور علی خان کے منہ میں دے دیا۔ ایسا کرو تیمور کے لیے ایک کپ چائے بنا لاؤ، انہوں نے تو شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تزنین نے زیتون بانو سے کہا۔ تو وہ یوں باہر نکل گئی جیسے منتظر ہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد واپس آئی تو تزنین بدستور پٹیاں بدلنے میں مصروف تھی۔ اب بخار کیسا ہے خان کا بی بی جان؟ اس نے کب انہیں تھماتے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی گویا تھرمامیٹر کے رزلٹ سے بڑی دلچسپی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو بہت فرق ہے۔ میرا خیال ہے 10-15 منٹ اور پٹیاں رکھی جائیں تو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں بدل دوں گی، آپ آرام کریں۔ بہت اچھا۔ تیمور تم یہ چائے پی لو، کچھ کھاؤ گے؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ تزنین کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ کو سانپ نے کیسے ڈس لیا خان؟ اس نے گاؤ تکیہ تیمور علی خان کی پشت سے لگاتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ جیسے اور دوسروں کو ڈستا ہے، وہ سنجیدگی اور قدرے چڑے ہوئے لہجے میں بولے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، گدگدیاں ہوتی ہیں۔
انہوں نے بےتاثر لہجے میں جواب دے کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ एकदम خاموش ہو کر رہ گئی اور بستر کے قریب ہی قالین پر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ تم تھکی نہیں ہو؟ انہوں نے کھلتے ہوئے سبز دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ ایک لختے کو دیکھا۔ کنیزوں اور غلاموں سے مالک یہ سوال تو کبھی نہیں کرتے۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا۔ ہمارا خیال ہے حویلی میں اتنے ملازم ہیں کہ کسی ایک پر سارا برڈن نہیں ہو سکتا، مگر ہم دیکھتے ہیں تم سب سے زیادہ حرکت میں نظر آتی ہو، کبھی اس بیڈ روم میں، کبھی اس بیڈ روم میں، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی ہال میں، کبھی باغ میں، کبھی سیڑھیوں پر، کبھی کچن کی طرف۔ اس نے چونک کر تیمور علی خان کی سمت دیکھا۔ اتنے باخبر ہے خان؟ وہ جی، جب کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ سب تمہیں ہی آوازیں دیتے ہیں؟ تیمور علی خان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ گھنٹی بجتی ہے اور آپ تو بلاتے ہی مجھ کو ہیں۔ اس کے منہ سے پھر بے ساختہ جملہ نکل گیا۔ وہ تو اس لیے کہ ہم اتنے عرصے بعد حویلی آئے ہیں تو تم سے مدبھیڑ ہوئی ہے، بس اس لیے کوئی کام دھیان میں آتے ہی تمہارا خیال آ جاتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا لاپرواہی سے جواب دے رہے تھے۔ تم چاہو تو جا سکتی ہو، بخار خاصا کم ہے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد وہ کب اسے تھماتے ہوئے نڈھال انداز میں لیٹ گئے۔ 5-10 منٹ پٹیاں رکھ دوں؟ اللہ نہ کرے اگر بخار تیز ہو گیا تو بی بی جان مجھ پر بہت غصہ ہوں گی۔ اس نے ٹھنڈے پانی میں پڑی ہوئی پٹیوں میں سے ایک نچوڑتے ہوئے جواب دیا اور کھڑے کھڑے ان کی پیشانی پر ہی رکھ دی۔ یہ لائٹ بہت محسوس ہو رہی ہے، ڈائریکٹ آنکھوں پر پڑ رہی ہے۔ اسے بند کر کے یہ ٹیبل لیمپ آن کر دو، اس طرح شاید ہم سو بھی جائیں، پلیز۔ ان کا انداز بلا کا مہذب اور دھیما تھا۔ طرز تخاطب میں کیسا جادو کا اثر ہوتا ہے، اور کم مرتبہ انسان تو یوں بھی معمولی سے حسن سلوک کو بہت محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے دونوں لیمپ روشن کیے، پھر دونوں ٹیوب آف کر دی اور خود کار مشین کی طرح دوسری پٹی نچوڑنے لگی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ جب وہ پٹی رکھنے یا ہٹانے کے لیے جھکتی تو اس کا گوٹے سے بوجھل آنچل اس کے چہرے کو چھو جاتا۔ ماں تیمور علی خان نے پٹی پیشانی سے خود اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، ہمارا خیال ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے اور تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ہکا بکا ان کی سمت دیکھنے لگی۔ کوئی غلطی ہو گئی؟ اس کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سسٹم ہی غلط ہے۔ وہ جیسے خود سے گویا ہوئے۔ جی؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ تم سے نہیں کہہ رہے، جاؤ تم۔ اور ہاں سنو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ جی؟ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا، سمجھ میں جو نہیں آ رہا تھا کچھ۔ آئندہ حویلی کے کسی لڑکے یا مرد کی طبیعت خراب ہوئی تو رات 3 بجے اپنی خدمات پیش کرنے سے باز رہنا۔ وہ تو خیر بھابھی بیگم سے ہم بات کر لیں گے، مگر تم بھی نوٹ کر لو۔ اب جاؤ۔ وہ حیران پریشان باہر نکل آئی۔ یکا یکی یہ کیا ہو گیا تھا، یہ گتھی اس سے تو نہیں سلجھ رہی تھی۔ بس یہی سوچ آ رہی تھی کہ خاک کچھ ہو مگر تیمور علی خان کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کی جگہ پر کوئی منجھی ہوئی پختہ ذہن باشعور عورت ہوتی تو شاید خان کی بڑائی پر نثار ہو جاتی، مگر وہ تو عظمت و مرتبوں کی پرکھ پہچان سے بہت دور، محض لطف و سرور، خوشی و سرخوشی کے بہانے کھوجنے کی عمر میں تھی کہ بس سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے، خوشی کا احساس مسلسل ہو، من چاہا کھانے کو ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی اونچی آواز میں اس سے نہ ڈانٹے۔ انسانوں کی پیشانی پر پڑے بل اسے جن بھوتوں سے زیادہ ہلاتے۔ خان کے نرم انداز سے گرچہ اطمینان تو ہو گیا تھا مگر عجیب الجھن سی تھی کہ آخر بڑی بیگم سے وہ بات کیا کریں گے۔ بس اماں جی، یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ نام مراد پان کی بیر کے نیچے بل بنائے ہوئے ہیں۔ مارا ایک ڈر بیٹھ گیا سب کے دلوں میں۔ رات برات بندہ آخر اٹھتا ہی ہے، رات بھر انگنائی میں آوازیں آتی ہیں، ادھر لیٹا ہوا اپنے برابر والے کو جگاتا ہے، چلیو اٹھیو ذرا میرے سنگ غسل خانے تک۔ اب آپ خود سوچو، برابر والے کو جگائے گا تو اس کے برابر والا بھی خود جاگ جائے گا۔ ایک مصیبت، دن بھر کام، رات بھر ہال اور جگائی۔ خالہ 16 آنے نے کٹر کٹر چھالیاں کاٹتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اے خدا نخواستہ کسی کو ڈسا تو نہیں؟ اماں جی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ بچ گئے میرے تایا، ڈیوڑی میں بیٹھے لوٹے سے وضو کر رہے تھے، سامنے نظر آ گیا، تایا نے لوٹا ہی کھینچ کر مارا، نامراد بچ گیا۔ ڈھونڈتے پھرے، میری خالہ کوئٹہ سے آئی ہوئی تھی، دوسری مرتبہ انہوں نے دیکھا، بچے کا لنگوٹ غسل خانے میں دھونے جا رہی تھی، آدھی رات کو پاؤں کے نیچے آتے آتے بچا، مار چیخیں مچا دی، گھر تو گھر محلہ جاگ گیا۔
आफत उल्टी पड़ गई। हमसाए चीखों से समझे कमबख्त चोर घुस गया है। डंडे लिए गलियों में दौड़ते फिरे और घर के मर्द डंडे सोए लिए अंगनाई में भागे फिरे। कमबख्त फिर बच गया। अम्मा जी दुपट्टा मुंह पर रखकर खूब हंसी। तौबा सोलह आने खूब सुनाई तूने। उनका भारी भरकम वजूद थल थल हिल रहा था। अच्छा तो फिर मारा पकड़ किसने की? खाला ही ने मारा होगा, तज़नीन ने अंदर दाखिल होकर छेड़ा। नहीं बीबी जान, सांप बिच्छू से बड़ा डरती हूँ। भले पहाड़ में सुराख करवा लो मुझसे, डंगर काबू करवा लो, खुले दुश्मन से निपट सकती हूँ। कमबख्त सांप बिच्छू तो बेखबरी में डसते हैं। अगले गांव से मेरी पुप्पी का देवर जानवर बेचने आया हुआ था। एक रात हमारे यहाँ ठहरा। जो सांप का शोर मचा तो सू भी लग गया। लो बताओ, पान की बेल के नीचे बिल बनाया हुआ था, उसने ही कोई तरकीब की। मोजी बल से निकलने लगे, वहीं सर कुचल दिया। तौबा तौबा, दोनों की नींदें पूरी हुई। फिर अब जो रात छोटे खान का। तौबा खाला, कुछ नहीं रुकता पेट में, तज़नीन ने एकदम टोका। हाँ बस तुम लोग मुझसे हर बात छुपाया करो। पता चल गया है मुझे। सुबह बाग में गई तो चौकीदार से पता चला कि रात क्या हुआ था। मैं तो यूं ही निकल गई थी। मुझसे पूछने लगा कि तैमूर खान की तबीयत कैसी है। मैं हैरान कि क्या पूछ रहा है। रात को मेरा बच्चा हंसता खेलता फिर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ है दुश्मनों को? घाट का पूरा बोलता है, चौधरानी जी दुश्मन तो मौज में है। तैमूर खान को रात सांप ने डस लिया था। अरे मैं तो खड़ी गिर गई। अहमक, नज़नीन दांत किचकिचाए। मेरी हालत देखकर बोला, रात डॉक्टर ने जहर निकाल दिया था मगर उसको बुखार चढ़ गया था। ये हरकतें किया करो तुम लोग। अगर मेरा दिल बंद हो जाता जब वो वापस आ गया था तब तो बता देती। तुम्हारे बाबा साहब भी रात भर मेरी तरफ नहीं आए। बताओ, मेरे बच्चे की जान पर बनी हुई थी और मैं बेखबर सो रही थी। इसीलिए नहीं बताया था अम्मा जी कि आपकी अपनी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तज़नीन ने कदरे खज्जल अंदाज में कहा। तो पूरे इंतज़ाम करती, वो खफगी से बोली। अब हमें क्या पता था कि सुबह चौकीदार से साहब सलामत हो जाएगी। हमने तो ये सोचा कि सुबह को आराम से आपको सब कुछ बता देंगे, तज़नीन ने कहा। कमरे में गई थी, बेखबर सो रहा था। सो कर उठे तो हाथ छुआ कर बकरे सदका करूं। अल्लाह ने मेरे हाल पर एहसान किया। मर गई थी वरना मैं तो जीते जी। अल्लाह ना करे अम्मा जी, आपके दम से तो हवेली में रौनक है, बरकत है। खाला सोलह आने ने टुकड़ा लगाया। अम्मा जी दुल्हन सलाम करने आ रही हैं आपको। मामा ने अंदर आकर इतला दी। हाँ ले आओ, अल्लाह भाग जगाए रखे। ये जैतून बानो की क्या बिजली फेल हो गई। सुबह के 10 चक्कर तो मेरे कमरे में होते हैं इसके। अचानक अम्मा जी को ध्यान आया। सोने दे, आज उसे रात भर जागी है। और हाँ, हमने उसका नाम बदल दिया, मुतरबा कहा करें। उससे हवेली सज गई है अम्मा जी। नौकरानी भी खूबसूरत, नाम भी खूबसूरत। ये क्या नाम हुआ भला? अम्मा जी सादगी से तज़नीन को देखने लगी। बहुत अच्छा नाम है, मोहब्बत और खुशी के गीत गाने वाली। तज़नीन ने तशरीह की। ये नाम तो नाचने गाने वालियों पर जचता है। अम्मा जी ने पते की बात की। ये भी बहुत अच्छा गाती है, रात हमने उससे गाने भी सुने थे। क्या गज़ब की आवाज़ है। वो हंसी। मगर वो पेशावर तो नहीं है ना? क्यों सोलह आने? अम्मा जी ने कहा। जी, खाला सोलह आने जल्दी से बोली, जैसे वो कुछ सोच रही थी। बहुत तेज़ बुखार था अम्मा जी तैमूर को, गोया एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में पड़ गए थे। तज़नीन ने मौजू बदलने में आफियत जानी। अरे नज़र लग गई होगी मेरे बच्चे को। मलकानी भी तो मुंह भरकर बोली थी कि बड़ी अच्छी उठान है तैमूर खान की। लोगों को पता नहीं माशाअल्लाह कहना क्यों याद नहीं रहता। मेरे बच्चे पहन ओढ़कर सामने आते हैं। मारे डर के मैं नज़र भरकर भी नहीं देखती कि मेरी अपनी नज़र न लग जाए। कल मुझे कितना तंग कर रहा था कि बताएं अम्मा जी कैसा लग रहा हूँ। मुझे मेहमानों की पड़ी हुई थी, ध्यान ही ना आया कि कुछ पढ़कर भूख दूँ। जब कुछ होना तय हो तो यूं ही मत मारी जाती है। अपने बाबा साहब को कहला दो कि 2 बकरे सेहतमंद से अंदर हवेली भिजवा दे, सदका उतार दूँ पहली फुर्सत में। उसी दम नाज़नीन जर्द झिलमिलाते लिबास में मामा के साथ सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी प्यारी भाभी। तज़नीन ने सच्ची खुशी के जज्बे से निहाल होकर नाज़नीन को गले से लगाया और थाम कर अम्मा जी के करीब लाई। अम्मा जी ने सर पर हाथ रख कर दुआ दी। खुश रहो। नाज़नीन सास के पहलू में ही बैठ गई। कल तो तुम बहुत थक गई होगी। तुमने भी हद कर दी थी तज़नीन। घंटों लगा दिए दुल्हन तैयार करने में। मेहमान पूछ कर थक गए। जान जल गई मेरी। क्या दोबारा से बना रही थी? तज़नीन और खाला सोलह आने हंस कर दोहरी हो गई। नाज़नीन भी मुस्कुरा दी।
अरे मेरी भोली अम्मा। तस्नीन ने माँ के गले में बाहें डालकर उनके शाने से सर टिका दिया। दुल्हन दुल्हन होती है अम्मा जी, सर से पाँव तक सजाना पड़ता है। ठीक कह रही हैं बीबी जान, खाला सोला आने ने टुकड़ा लगाया। तू चुप कर सोला आने, कोई दीन ईमान नहीं है तेरा, अभी इधर अभी उधर। मेरी बहू को तो अल्लाह ने सजा बनाकर भेजा है। अम्मा जी ने शफकत से नाज़नीन के सर पर हाथ फेरा। उसी दम जैतून बानो आफ्ता व ख़ेज़ा अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो अम्मा जी देर से सोई थी ना तो सुबह आँख नहीं खुली। कोई बात नहीं, बता दिया था मुझे तस्नीन ने, और सोना है तो सो जा जाकर, काम तो होते रहते हैं। जो मेरे बच्चों को सुख दे अल्लाह उन्हें सुखी रखे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। पता है मुझे तू कामचोर नहीं है। देख तैमूर जाग रहे हैं या नहीं। तस्नीन ने उसे बाहर जाते देखकर कहा। मैं भी चलूँ अम्मा जी? मामा बता रही थी कि कनक गंदुम रखी है फटकने को। खाला सोला आने भी अपना पानदान बंद करके उठ खड़ी हुई। जैतून बानो ऊपर जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि एक लड़का टीन का संदूक लिए ऊपर जा रहा था। बड़े मगन और बेतकल्लुफ़ अंदाज में वो उससे पहली मर्तबा देख रही थी। कौन हो तुम? ऊपर किससे पूछ कर जा रहे हो? उसने अपनी दानिश में बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अभी तक वलीमे की तैयारी में थी, मौका ही नहीं मिला था कि लिबास तब्दील कर लेती। आप यहाँ लेडी पुलिस लगी हैं? लड़के ने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। तुम किससे पूछ कर आए हो अंदर? वो सख्ती से पूछ रही थी। हम पूछ कर नहीं आते, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। शाह ने बेनियाजी से जवाब आया। हवेली में बहुत मर्द नौकर हैं मगर हर कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम्हें तो फिर मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ, कैसे जाने दूँ ऊपर? वो डट गई। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा ऊपर। वो मुस्कुराहट दबाकर मज़ीद एक जीने चढ़ा। सही बताओ कौन हो तुम, वरना शोर मचाकर बुला लूँगी सबको। उसे तो वो एकदम मशकूक लगने लगा। बुला लो, मैं भी देखूं तुम शोर मचाते हुए कैसी लगोगी। वैसे तो खैर अच्छी हो। शरारत लड़के की आंखों से टपक रही थी। इतना बेलगाम, वो भी पहली दफ़ा में। वो गुस्से और हैरत से टुकर टुकर देखने लगी। अरे आरिफ, आ गए तुम? जाने किस तरफ से रईसा बेगम निकल आई थी। बाकी आइंदा